नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास का दिल्ली सल्तनत का भाग एक, इसमें हम गुलाम वंश को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे गुलाम वंश के राजाओं को देखेंगे तथा उनके शासन को देखेंगे, किस क्षेत्र में फैला हुआ था। चलिए गुलाम वंश के शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल का भाग 2, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम भारत पर विदेशी आक्रमणों को देख चुके, जिसके अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे तथा दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को देखेंगे, किसने किसने दिल्ली सल्तनत के काल में राज किया, तथा उसी के साथ हम गुलाम वंश पर, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत थी, इसमें कुल 5 राजवंशों ने राज किया। पहला गुलाम वंश होता है, उसके बाद आता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोधी होता है, जिसे बाबर मार देता है और मुगल वंश की स्थापना करेगा, उसे मांगे पड़ेंगे। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश होंगे, कुतुबी वंश, शक्मी वंश और बलबनी वंश। आज हम कुतुबी वंश को पढ़ेंगे और शक्मी वंश को पढ़ेंगे, बलबनी वंश को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो दिल्ली सल्तनत में राजवंश हुए हैं ना, उसमें समय क्या क्या है। गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य, खिलजी वंश में 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसी के साथ सल्तनत काल खत्म होगा और उसके बाद मुगल काल भारत में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला भाग गुलाम वंश, जो पहला वंश होगा गुलाम वंश, उसे हम देखते हैं। गुलाम वंश की नींव मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना गया। इसे मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। अर्थात किसी युद्ध में जो गुलाम बंदी बनाए जाते थे, उनके माता पिता तो स्वतंत्र होते थे। जो गुलाम होते थे उस टाइम 2 तरीके से होते थे। एक होते थे जिनके माता पिता गुलाम होते थे, उनसे उत्पन्न संतान भी गुलाम होती थी, और एक होता था युद्ध बंदी या बाजार में बिक्री करे हुए लोगों को खरीद कर गुलाम बनाया जाता था। ये दूसरा तरीका होता, इन्हें मामलूक कहा जाता था। तो उसी टाइप के ये लोग होते थे। इस वंश में 3 राजवंशों ने राज किया। जो गुलाम वंश है ना, इसमें 3 राजवंश आएंगे। पहला कुतुबी वंश, उसके बाद शक्मी वंश और तीसरा बलबनी वंश। इन तीनों वंशों को हम पढ़ेंगे। पहला है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश में 2 राजा होते हैं केवल, कुतुबुद्दीन ऐबक। मेन कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है, आराम शाह तो कुछ समय के लिए होता है, उसे हटा दिया जाता है बाद में। ये 2 राजा होते हैं कुतुबी वंश के अंतर्गत। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, आराम शाह केवल 1210 में कुछ महीने के लिए रहा था। ये गुलाम वंश का कुतुबी वंश है। अब इसे आगे हमारा राजा होता है कुतुबी वंश तथा गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का भी पहला राजा है और कुतुबी वंश का भी पहला राजा है। इसका पूरा नाम कुतुब अल दीन ऐबक था। इसका जो नाम था वो कुतुब अल दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक लाहौर में कराया। 15 मार्च 1206 में खोखरों से युद्ध में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। उसके बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कराता है। इसने अपनी लाहौर राजधानी जो होती है वो लाहौर में बनाता है। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गोरी ने इसे दास्ता से मुक्त नहीं किया था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जब मोहम्मद गोरी मरा था ना 15 मार्च 1206 में खोखरों से युद्ध में, उस टाइम उसने दास्ता से मुक्त नहीं किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इसने मलिक और सिपा सालार की उपाधि धारण की थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की सेना में अमीर आखर, जिसे अश्वशाला का प्रधान भी कहते थे, अमीर आखर पद पर नियुक्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक जनजाति कबीले से संबंधित था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो बाजार में बिकने के लिए आया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति कबीले से संबंधित था। इसकी दान में रुचि के कारण इसे लाख बख्श और लखता की उपाधि मिली थी। जो इसका दान प्रवृत्ति के कारण इसे लखता की और लाख बख्श की उपाधि मिली थी। इसी काल में हसन निजामी ने ताजुक माशिर की रचना की, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहास है। हसन निजामी ने ताजुल माशिर की रचना की इसी के काल में। हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई की उपाधि से नवाजा। जो हसन निजामी है वो इसे हातिम ताई की उपाधि देते हैं। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है जो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था वही घोड़ा था जिससे इनकी मृत्यु हुई और उसने इनको गिरा दिया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये फिलहाल इतना है कि पोलो खेलते समय जो चौगान कहा जाता था, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में अनारकली बाजार में दफनाया गया। जो लाहौर में अनारकली बाजार है ना, वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया है। ये रहा कुतुबुद्दीन के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों को, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, पहला है कुतुब मीनार। इस विजय स्तंभ का नाम उसके निवासी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुब मीनार है, नहीं है। लेकिन ये जो कुतुब मीनार नाम दिया गया है वो उसके निवासी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने रखवाया था। इसकी 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेष 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, क्योंकि इसकी बीच में मृत्यु हो जाती, उसके बाद इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया जाता है। बाद में इस पर बिजली गिरने से क्षति को पूरा फिरोज शाह तुगलक ने कराया। बाद में बिजली गिरती है ना, तो कुछ ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक है ना, जो अभी तुगलक वंश में पढ़ेंगे, वो फिर से इसकी मरम्मत वगैरह और सही से बनवाता है। इसकी कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है। जो इसकी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। अगला इसका निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, कहीं कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा भी मिलता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। यहाँ पहले विग्रह राज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो प्राचीन भारत है ना, उसमें हमने पढ़ा था ना, उसी में आप इसे देख सकते हैं। विग्रह राज चतुर ने अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय बनवाया था ना, वो उसी को इसने तोड़कर वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। यह अजमेर में स्थित है। अगला इसका निर्माण कार्य है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। अब इनके चित्र को एक बार देख लेते हैं। ये रही कुतुब मीनार, ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में स्थित है, जो संस्कृत विद्यालय तोड़कर बनवाया गया था। अगला है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये रही, ये दिल्ली में बनी हुई है, और ये भी कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, और ये अजमेर में है। चलिए, अगला राजा होता है आराम शाह। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ये जो होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। ये योग्य शासक नहीं था। इसने मात्र 8 महीने ही शासन कर पाए। ये केवल 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश ने सत्ता स्थापित की। जो इसका गुलाम और दामाद होगा ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसका गुलाम और दामाद है इल्तुतमिश, वो क्या करता है, अपने साले आराम शाह को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। यह आप जब देख सकते हैं मामलुक वंश के सुल्तानों के राज्य रेड कलर से दिख रहा है, ये इनका राज्य है। अगला हम पढ़ेंगे ससमी वंश, जिसमें इल्तुतमिश इसकी स्थापना करेगा अपने साले आराम शाह को हटाकर। इसमें कुल 6 राजा हुए हैं। जो ससमी वंश है ना, गुलाम वंश का, इसमें कुल 6 राजा होते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक, उसके बाद
रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 में रहता है कुछ समय के लिए। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। उसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह, जिसे बहराम शाह के नाम से जाना जाता है, ये 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265 तक रहता है। चलिए अब ससमी वंश को देखते हैं। ससमी वंश का पहला राजा इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलवरी जनजात से था। जो इल्तुतमिश था वो तुर्किस्तान की इलवरी जनजात से था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है और इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था और उसका ये गुलाम था, तो इसलिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसने क्या किया? लाहौर से हटाकर स्थिति परिवर्तित की और दिल्ली को राजधानी बनाया और इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था, क्योंकि ये बहुत सारी विजय अभियान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में करता था, तो कुतुबुद्दीन ने इससे प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दिया था। इसने बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की और शासन की आज्ञा ली। क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपनी पुत्री की शादी करता है इससे, तो इसे दास्ता से मुक्त कर देता है। फिर क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में ये अपने साले को हटा देता है। उसके बाद में ये क्या करता है? बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करता है और पहला दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी दल चालीसा का गठन किया। इल्तुतमिश होता है ना, तुर्कान-ए-चहलगानी से कहते हैं, जिसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, उसका गठन करता है। इसमें भारी संख्या में तुर्कों को इक्ता जारी किए। इक्ता क्या है? शासन के छोटे अधिकारियों के लिए जमीन। ये क्या करता था? इक्ता जारी करता था, उन्हें जमीन देता था। जो अधिकारी होते थे छोटे छोटे, उन्हें छोटी छोटी जमीनें नियुक्त करता था वेतन के बदले। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चालू किया। इसने क्या किया? चांदी का टंका चलाया और तांबे की जीतल चलाई। एक टंका का मूल्य 48 जीतल के बराबर होता है। जो एक टंका है वो 48 जीतल के बराबर होता था। जलालुद्दीन मागवर्नी ने चंगेज खां से बचने के लिए इससे शरण मांगी, तो इसने मना कर दिया। इल्तुतमिश और अपने इस मंगोल आक्रमण से अपनी रक्षा की। इल्तुतमिश ने ईरान से प्रेरणा लेकर अपने जीते जी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि ये ईरान से प्रेरणा लेता है और अपने जीते जी अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि इसके पुत्र कोई योग्य नहीं होते हैं और सबसे छोटा पुत्र अभी छोटा होता है, इसलिए ये अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इल्तुतमिश ने न्याय पाने के लिए लाल कपड़े पहनने की प्रथा चालू की थी। इल्तुतमिश ने घोषणा करवा दी थी, जिसे भी अगर कोई न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय चाहिए, तो वो लाल कपड़े पहनकर दरबार में पेश हो, उसे न्याय मिलेगा। चलिए अब इल्तुतमिश के अभियानों को देख लेते हैं। इल्तुतमिश के अभियान, जो प्रमुख अभियान है इल्तुतमिश के, उसको देख लेते हैं। 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन इल्दौज को पराजित करता है। ये 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, उसमें ताजुद्दीन इल्दौज को पराजित कर देता है। 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को हराता है। ये 1226 ईस्वी में बंगाल के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय अभियान चलाता है। छोटे छोटे राजपूतों से इसे बहुत टक्कर मिलती है, इसलिए ये काफी समय तक उन्हें छोटे मोटे उनके राज्य कब्जा करता है तथा संधियां करता है। 1227 ईस्वी में नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर सिंध और मुल्तान पर विजय करता है। ये दोबारा क्या करता है? नसीरुद्दीन कुबाचा को फिर से युद्ध करता है और सिंध और मुल्तान पर विजय कर लेता है। 1235 ईस्वी में खोखरों पर विजय प्राप्त करता है। जिन खोखरों ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था, उन्हीं पर ये विजय कर लेता है, जो जाट खोखर होते हैं।
अगला राजा होता है हमारा रुकुद्दीन फिरोज शाह। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजा बना। राजा जरूर इल्तुतमिश ने रजिया को घोषित कर दिया था, लेकिन राजा रुकुद्दीन फिरोज शाह को बनाया गया। यह मात्र 6 महीने तक ही शासन कर पाया। रुकुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान का हस्तक्षेप बढ़ गया और अव्यवस्था फैलने लगी। क्या होता है, रुकुद्दीन फिरोज शाह की जो माता होती है शाह तुर्कान, वो हस्तक्षेप बढ़ा देती है, जिससे अव्यवस्था फैलने लगती है, क्योंकि रुकुद्दीन फिरोज शाह उस टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। रजिया के स्त्री होने के कारण दल चालीसा ने रजिया की जगह इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे रुकुद्दीन फिरोज शाह को राजा घोषित किया। जो रुकुद्दीन फिरोज शाह होता है वो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा होता है। तो रजिया को जो दल चालीसा होता है वो रजिया को स्त्री होने के कारण राजा नियुक्त होना नहीं चाहते थे। वो अपने ऊपर स्त्री का कंट्रोल नहीं चाहते थे, इसलिए वो छोटे बेटे को राजा बना देते हैं और दल चालीसा कार्रवाई शुरू करता है। चलिए अब रुकुद्दीन फिरोज शाह के बारे में और देखते हैं। रजिया ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो राजा बन गया था ना, उसका भाई छोटा सबसे, तो रजिया इसका विरोध करती है। जुम्मे वाले दिन लाल वस्त्र पहनकर रजिया ने इंसाफ की मांग की और महल पर हमला बोल दिया। रजिया क्या करती है, जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज के समय मजमा लगाती है और इंसाफ की मांग करती है, क्योंकि हमारे पिता ने हमें राजा घोषित किया था, पर यह दल चालीसा ने दूसरे को राजा बना दिया है। जनता के जन सैलाव ने महल पर कब्जा कर लिया। क्या करती है, जनता मस्जिद में नमाज हो रही होती है ना, वहीं पर जनता का जन सैलाव इकट्ठा करती है, जनता के सामने बात रखती है, जनता महल पर कब्जा कर लेती है और उसके बाद रजिया अपने भाई रुकुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर राजा बन जाती है। क्या करती है, ये अपने रुकुद्दीन फिरोज शाह जो इसका भाई होता है छोटा, उसे क्या गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर देती है और खुद राजा बन जाती है। अब देखते हैं रजिया को। रजिया सुल्तान अपने भाई रुकुद्दीन फिरोज शाह को मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासका। ये पहली और अंतिम महिला शासका थी जो दिल्ली सल्तनत पर राज करती है। जलालुद्दीन याकूत रजिया का वफादार था। जलालुद्दीन याकूत एक होता है, वो रजिया का बहुत वफादार होता है। सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आखर पद पर नियुक्त किया गया। जो सुल्तान बन जाती है रजिया, उसके बाद उसे क्या करती है, प्रमोशन कर देती है और अमीर आखर पद दे देती है। जलालुद्दीन याकूत के साथ रजिया के प्रेम की कहानी पूरे राज्य में फैली थी। जो जलालुद्दीन याकूत होता है, जो अमीर आखर पद पर, जिसपे कभी कुतुबुद्दीन ऐबक भी रहा था, वही पद उसे मिलता है और उसके प्रेम कहानी रजिया के साथ चलने लगती है। उसका दोनों का अफेयर वगैरह चलने लगता है। तबर हिंद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गया और उसे शादी कर ली। ये तबर हिंद का जो भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया होता है से पराजित हो जाती है और फिर उससे शादी कर लेती है और जलालुद्दीन याकूत को छोड़ देती है। अंत में 1240 में कैथल के निकट विद्रोहियों के एक समूह, जिसके नेता जलालुद्दीन याकूत जो इसका प्रेमी था, और दल चालीसा को माना जाता है। जो दल चालीसा इससे नाराज थे, क्योंकि इसने दल चालीसा द्वारा बनाए गए राजा को मरवा दिया था और खुद बन गई थी, और दल चालीसा भी नहीं चाहता था कि कोई स्त्री उनके ऊपर हुकूमत करे, और जलालुद्दीन याकूत को इसने छोड़ दिया था उसके साथ प्रेम संबंध होते हुए भी। इसलिए इन दोनों ने योजना बनाई और इसे मरवा दिया, इसको और इसके पति को ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई 1240 में कैथल में। अगला राजा बनता है मुइजुद्दीन बैराम शाह। यह इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था। रजिया के षड्यंत्र में ये भी शामिल था। जो रजिया का षड्यंत्र था ना, उसमें ये भी शामिल था, और ये इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र होता है, मतलब बड़ा होता है। जो सबसे छोटा होता है उससे ये बड़ा होता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला राजा होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। रुकुद्दीन फिरोज शाह का ये पुत्र होता है। रुकुद्दीन फिरोज शाह था ना, जो कम उम्र में राजा बना था, उसका ये पुत्र होता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह ये इसी के समय बलबन का उदय एक सेना नायक के रूप में होता है। इसी के समय जो बलबन होता है वो एक सेना नायक के रूप में इनकी सेना में भर्ती होता है। नासिरुद्दीन महमूद अगला राजा बनता है। यह इल्तुतमिश का पोता होता है। जो इल्तुतमिश होता है ना, उसका ये पोता होता है।
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना वजीर बनाया। जो नासिरुद्दीन महमूद है ना, ये क्या करता है, बलबन को अपना वजीर बना लेता है। फिर बलबन क्या करता है, अब राजनीति दांव खेलता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करा दिया और बलबन का शासन पर प्रभाव बढ़ गया। बलबन क्या करता है, जैसे ही वजीर बनता है, ये अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करा देता है और बलबन का इस पर प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये नासिरुद्दीन जो महमूद था बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह कुरान की प्रतियां लिखता था और टोकियां सिलकर जीवन यापन व्यतीत करता था। ये राज से कोई पैसा नहीं लेता था, अपने जीवन यापन के लिए खुद अपना काम स्वयं करता था। नासिरुद्दीन महमूद का कथन था, मैं महज राज का एक ट्रस्टी हूँ, अपने लिए राज्य का धन खर्च नहीं कर सकता। ये जो नासिरुद्दीन महमूद कहता था कि मैं एक महज राज्य का ट्रस्टी हूँ और राज्य का धन अपने लिए नहीं खर्च करूंगा, जो राज्य का पैदा होगी वो राज्य के लिए ही धन खर्च होगा। मिनहाज सिराज की रचना तबाके नासिरी में इसी को समर्पित, जो मिनहाज सिराज की रचना है ना, तबकात ए नासिरी, वो इसी के बारे में लिखी गई है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इसका ससुर बलबन गद्दी पर बैठा। जो नासिरुद्दीन महमूद की जब मौत हो जाती है ना, उसके बाद इसका ससुर जो बलबन होता है ना, बलबन जो शादी करता है ना अपनी पुत्री की, तो इसका ससुर होता है, वो बाद में गद्दी पर बैठेगा और बलबनी वंश की स्थापना करेगा। चलिए अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बलबनी वंश देखेंगे, उसके बाद अगले वंशों को देखेंगे। चलिए वीडियो की समाप्त करते हैं इसी के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।